दो चीज चाहिए आपको पैसे कमाने के लिए। मैक्सिमम लोग ना इन दोनों चीजों में पीछे रहते हैं या फिर एक चीज में अच्छे होते हैं, एक है दूसरा है। ये बताइए कि आज की तारीख में आप कितना कमाते हैं और आपकी नेटवर्थ क्या है? तो मैंने कभी ऐसा कैलकुलेट नहीं किया, बट अराउंड आप इतनी बुक्स रीड करते हैं तो आप ये बताइए कि कोई एक बच्चा है 18 से 20 साल का, वो अपने माइंड को रिवायर कैसे करे टू मेक बिग मनी? राइट। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपने जो आपकी सारी सेविंग्स हैं वो आप कहाँ करते हैं? स्टॉक मार्केट में करते हैं? हाँ, तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि जो रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन हर बंदा जो भी उसे पढ़ता है उसके लिए वो अलग आंसर देती है। ऐसा क्यों है? तो जिशान, डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी? साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो वो रास होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस कुछ पैसा बना पाए, हाँ, तो हमें मेन आपसे ये सिखाना है ऑडियंस को कि पैसा कैसे बनाना। राइट। आई थिंक पैसा कैसे बनाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में किताबों का एक बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि किताबें हमें सिखाती हैं और एक प्रेसिडेंटेड नॉलेज होती है, यानी कि जिस नॉलेज को झुटला पाना बहुत मुश्किल होता है। किताबें एक ज्ञान का स्रोत हैं और किताबें पढ़ पढ़ के ही एक बच्चा अपने जीवन में वो ऊंचाइयां पा लेता है जो वो पाना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के बाद यदि हमें कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान का स्रोत है हमारे लिए, तो वो हैं किताबें। किताबों के माध्यम से ही हमारे गुरु जो हैं वो हमें पढ़ा पाते हैं। किताबें ना हो तो ये जीवन कुछ अधूरा सा रह जाए। तो थैंक्स टू द पीपल जिन्होंने किताबों को इन्वेंट किया। और आज ये मैं किताबों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो आज हमारे गेस्ट हैं वो इतने लर्नेड हैं, इतने ज्ञानी हैं कि उन्होंने 800 से 1000 किताबें पढ़ डाली, और केवल किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। एंड ही इज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन, यानी कि उनको शौक है किताबें पढ़ने का। तो आइए वेलकम करते हैं श्री जिशान शेख जी का, जो कि अपने आप में एक चलती फिरती किताब हैं, एक इंस्टीट्यूशन में अगर उन्हें कहूँ तो गलत नहीं होगा। और दोस्तों इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका कि नाम है SEEKEN, SEEKEN। आप दोस्तों किताबों का नाम लीजिए, वहाँ जाइए और ये उस किताब की समरी आपको बहुत ही आसान हिंदी में समझा देते हैं कि इस किताब में ये लिखा है और ये इसका सारांश है। तो इतना ज्ञान इनके अंदर समा रखा है, इतना ज्ञान इन्होंने अपने अंदर भर रखा है और इतना ज्ञान ये लोगों में बांट रहे हैं। तो आज आइए इनसे समझते हैं, कुछ पैसे की बात करेंगे, कुछ ज्ञान की बात करेंगे, कुछ अपने और हमारे इंटरेस्ट की बात करेंगे। वेलकम करते हैं जिशान शेख का। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन आपने दिया है, इतना लंबा और अच्छा खासा। आपने इतना मेरी तारीफ कर दी इतनी सारी ना, मतलब थोड़ा सा प्रेशर है बट कोई बात नहीं, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। आई होप मैं अपना बेस्ट वैल्यू आप लोगों को दे सकूँ इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। वेलकम जिशान जी, वेलकम टू आवर शो डीप टॉक। और मेरे बच्चे आपकी बुक्स का ही रिव्यू कर करके उसी को ही सुन सुन के बड़े हुए हैं। अच्छा, और उन्होंने काफ़ी बुक्स उसमें से रीड करी हैं। जैसे बच्चे बहुत लेजी होते हैं Right. तो आप ऑडियो के माध्यम से आप उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जिशान जी ये बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू करी, हमें थोड़ा ब्रीफ में। और जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे बुक्स की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए? आपने कोई टेक्निकल फील्ड क्यों नहीं चूज करी है? राइट। आई थिंक हम सब लोग है ना, एक बुक है MJ DeMarco की अनस्क्रिप्टेड करके, उस बुक में बताया गया मैक्सिमम लोग ना एक स्क्रिप्ट के हिसाब से मैक्सिमम ज़िंदगी जीते हैं। कि बच्चा बड़ा हुआ 3-4 साल से स्कूल डालना चालू कर देंगे उसको, फिर स्कूल में 10th करेगा, अच्छे मार्क्स आए तो साइंस ले लेगा, थोड़े कम आए तो कॉमर्स ले लेगा, उससे कम आए तो फिर आर्ट्स ले लेगा। ऐसे एक स्क्रिप्ट सोसाइटी ने बना के रखी है और वो स्क्रिप्ट मैं भी वही स्क्रिप्ट पे चल रहा था। इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार इंजीनियरिंग से ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जितने भी आसपास जो मेरे सोसाइटी या मेरे रिलेटिव्स में जो बहुत अच्छा कर रहा था वो यूजुअली इंजीनियर्स या डॉक्टर्स ही थे। तो एक दिमाग में पहले से बैठा दिया गया था कि यही पाथ होता है, यही एक रास्ता है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे कुछ पता तो था नहीं, तो मैं यही पाथ पे चल रहा था। बट फिर जब मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझसे सीनियर्स थे। तो मैं सेकेंड ईयर में था, तो कुछ 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे जो मुझसे स्मार्ट थे, मैं तो बहुत एवरेज था। मतलब एंड में पढ़ाई करता था, कुछ मतलब कुछ इतना खास बच्चा नहीं था। बट जो स्मार्ट थे, बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, उनको भी जब जाके जॉब मिल रही थी तो वो बहुत मिनिमम वेज थी। मतलब इनफैक्ट आप बोल सकते हो जितना हमारे कॉलेज के वॉचमैन की सैलरी थी उतनी सैलरी इंजीनियर को मिल रही थी
एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग लगी कि यार ये क्या है, मतलब मुझे तो बचपन से ये सिखाया गया कि इंजीनियर बन लोगे तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, बट इंजीनियरिंग में ये तो दिख रहा नहीं है। प्लस मेरे अंदर वो पैशन भी नहीं था इंजीनियरिंग को लेकर, जो यूजुअली होना चाहिए कि यार आपको, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बचपन से शौक होता है कि कुछ ना कुछ तोड़ते रहो बनाते रहो, वो भी मेरे अंदर नहीं था। तो मुझे लग गया कि यार ये रास्ता मेरे लिए तो नहीं है। प्लस अलग अलग इंसिडेंट लाइफ में हुए थे जिससे ये समझ में आ गया कि यार लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो आपको जॉब से हट के कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। मुझे ना, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे फ्रीडम बहुत पसंद है, और मैं ऐसा देख रहा था जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी फ्रीडम पूरी खत्म हो रही है। आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी लाइफ आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, मतलब जितना मैं देखा था। तो वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कुछ तो अलग करना पड़ेगा। प्लस मैंने एक इवेंट भी अटेंड किया था, वो इवेंट पे भी ये चीज़ बताई गई थी कि यार अगर आपको, लोग सपने देखते हैं ना बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला ये वाली सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ भी उसने गणित करके, मतलब उस इवेंट में बताया गया था कि यार ये अगर आप एक नॉर्मल स्पोर्ट्स कार भी सोचते हो, 4 करोड़ की 5 करोड़ की गाड़ी है, अगर आप महीने के 50,000 भी सेव करोगे तो भी आपको 80 से ज़्यादा ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ सेव करने में, 50,000 से ज़्यादा, तब जाके आप शायद एक स्पोर्ट्स कार खरीद पाओगे। तो मतलब पॉसिबल नहीं है। हम लोग ऐसे फैंटेसी लैंड में जी रहे होते हैं कि हाँ पढ़ाई करेंगे कुछ तो चमत्कार हो जाएगा, एक दिन अमीर बन जाऊंगा। तो मुझे समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, ये रॉन्ग नंबर है आप बोल सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ गलत है, क्या कर सकता है। तो फिर तब इंटरनेट आया था, थैंकफुली मेरे पास, हमारे पास कंप्यूटर था, तो मेरे मॉम डैड ने कंप्यूटर दिलाया था, यही बहाना कि यार पढ़ाई करेगा कुछ आगे बढ़ेगा उससे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक वीडियो मिला जिससे मुझे पता चलना चालू हुआ कि जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, जिनको मैं आइडियलाइज करता था काइंड ऑफ, जिनको मतलब बहुत बड़े लोग हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, मार्क ज़करबर्ग हो गए, इलॉन मस्क हो गए, ये जितने भी बिलियनर्स हैं, सब में मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया। मैंने क्या, वो वीडियो में बताया गया था कि अगर आपको किसी भी इंसान की तरह बनना है तो आपको उसकी अच्छी आदतें अपने अंदर लाना चाहिए। आदतें बोलते हैं, मैं अच्छी आदतें बोलता हूँ, क्योंकि बुरी आदतें भी कई बार सक्सेसफुल लोगों में होती है, वो नहीं लाना चाहिए। तो जो सबसे कॉमन हैबिट थी वो रीडिंग की थी। लीडर्स आर रीडर्स बोला जाता है। तो ये सब बिल गेट्स, ये लोग अभी भी, बिल गेट्स तो अभी भी बुक क्लब चलाते हैं, जितने भी ये लोग हैं पढ़ते रहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। तो मैंने बोला ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, और जो मैंने फर्स्ट बुक ही पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक थी। अब वो बुक बहुत ही सिंपल थी, स्टोरी फॉर्मेट में थी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसके अंदर मेरे को मेरा आंसर मिल गया काइंड ऑफ, कि मुझे हमेशा से ना अमीर कैसे बनते हैं, हाउ डज वन गेट रिच। तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने सिंपली बता दिया, अगर आपके पास एसेट्स है, कोई भी वो चीज़ जो आपके जेब में पैसे डाले, वो जितनी ज़्यादा रहेगी आप अमीर बनोगे। अगर आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो चीज़ें आपके जेब से पैसे निकाल ले, तो आप गरीब बन जाओगे। अब ये कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन ये मैंने कभी अपनी लाइफ में सीखा नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, ना स्कूल टीचर ने कभी सिखाया। बोले यार इतनी पावरफुल बात है, कभी कोई बताया क्यों नहीं मेरे को कि एसेट्स बनाना चाहिए, बचपन से एसेट बनाना चालू करो। तो वहाँ से एक चस्का लग गया कि यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो वहाँ से एक आदत पड़ी बुक पढ़ने की, और फिर बुक से ही मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो ये जितने भी लोग बहुत ऊंचा कर पाते हैं, वो लोग तभी कर पाते हैं जब वो लोग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यू देते हैं, कुछ वैल्यूबल देते हैं, उसके बदले में लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो मुझे लगा कि अभी सबसे वैल्यूबल चीज़ जो मेरे पास है वो तो यही है कि मैं बुक रीड कर सकता हूँ, मेरे दोस्त नहीं कर सकता है, बहुत से लोगों को बोर होता है। तो चलो मैं ही इनके बिहाफ में बुक रीड करता हूँ, इसकी समरी बनाऊंगा, और एटलीस्ट कुछ ना हो, मेरा तो ज्ञान बढ़ता रहेगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। तो इस माइंडसेट से मेरा सीकेंड चैनल स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि 2 रीज़न थे जिसके वजह से फिर जल्दी सक्सेस मिली, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में चीज़ होती है नॉवेल्टी, नयापन। तो मेरे कंटेंट में एनिमेशन फॉर्मेट में था, तो नया था, वो था, और प्लस वैल्यूबल था। तो इसीलिए दोनों चीज़ की वजह से वो जल्दी हिट भी हुआ, बहुत जल्दी। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो नहीं चले थे, लेकिन फिर एक वीडियो रिच डैड पुअर डैड के जो वीडियो बनाया वो वायरल हो गया था, व्हाट्सएप पे बहुत फैल गया था। तो वहाँ से एक दास्तान चालू हो गई, और जो अभी तक चल रही है। तो इट्स हाउ मेनी इयर्स बैक? आई थिंक 9 ईयर्स हो गया। 2015 के एंड में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अपने 3rd ईयर में था तभी मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं 4th ईयर तक वेट करूँगा तो घर से प्रेशर आना चालू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने लाखों इन्वेस्ट किया है मेरे ऊपर। अब मेरे डैड टैक्सी ड्राइवर है, तो और मैं हमेशा चौल में रहता था पहले। तो एक था कि यार उन लोग को मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि यार करेगा, मतलब इतना हमने इन्वेस्ट किया पैसे तो ये कुछ करेगा। बट मुझे ये पता था कि अगर मैं एंड में उनकी बातें नहीं मानूंगा तो बेटर नहीं है। बेटर ये है कि मैं पहले से कुछ एक्शन लेके रिजल्ट्स क्रिएट कर दूं। कई सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है ना कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, कि बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आपका कन्विंस करने का एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, रिजल्ट्स शो करो। अगर आप अपना पैशन से कुछ एक्शन ले रहे हो और रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तभी आप कन्विंस कर पाओगे। वरना तो खोखली बातें तो बहुत लोग करते हैं, तो उस पर तो बिलीव करना भी नहीं चाहिए। अच्छा है पेरेंट्स ना बिलीव करें, क्योंकि लोगों का मन बदलता रहता है। रिजल्ट दिखेगा तभी उनको लगेगा कि इट्स फ्रूटफुल। राइट, एग्जैक्टली। तो मैंने इसी चीज़ के जैसे 3rd ईयर में स्टार्ट किया, और थैंकफुली
फुल पैशन से स्टार्ट किया था, इसीलिए 1 साल में रिजल्ट्स भी आ गए, पैसे भी आना चालू हो गए। तो जीशान ये बताइए कि आज की तारीख में आप कितना कमाते हैं और आपकी नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ तो मैंने कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है, बट अराउंड 6 to 7 फिगर्स में ही होती है। जैसे यूट्यूब चैनल एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारा एक DBC अकेडमी, उससे 6 to 7 फिगर्स आते रहता है। वो डिपेंड करता है हम कितना मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एड्स चलाना चालू किया तो इनकम बहुत ज़्यादा बूस्ट करी। पहले हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक पे थे तो उतना नहीं था, लेकिन जब एड्स चालू कर रहे, जब से चालू किया तब से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो 7 फिगर्स में हमारा इनकम आप बोल सकते हो रहती है। 7 फिगर्स का मतलब अगर मैं गलत नहीं समझ पा रहा तो 10 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं? हाँ, 10 लाख के ऊपर की रहती है। तो एक मोटा माटी अगर समझना चाहें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि क्या है कि आज की तारीख में कामयाबी को पैसे से ही तोला जाता है। सही बात है। और आप कामयाब हैं तभी हमने आपको यहाँ बुलाया है और आप बॉम्बे से आए, इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। इट्स अ प्लेजर टू बी। लेकिन जीशान है क्या कि आज ना सब आदमी ये समझना चाहते हैं कामयाबी की पैरामीटर क्या है। राइट। तो अगर मैं एक नेटवर्थ की बात करूं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके फादर साहब जो हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर थे या टैक्सी चलाते थे, तो देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और मैं इस चीज़ को पूरा एडवोकेट करता हूं कि काम में कोई वो नहीं होता, लेकिन कामयाबी जो होती है वो एक इंसान को नए आयाम खोलती है उसके लिए और उसके आने वाले परिवार के लिए। राइट राइट राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है कि एक ऐसे परिवार से आना और बुक्स रीडिंग की हैबिट डालना, क्योंकि बुक्स रीडिंग जो है आज की तारीख में अमीरों का शौक है। इसको आप बोल सकते हैं, जितने भी आज जैसे आपने खुद कहा कि बड़े लोग ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, सो टू कंसीव अ बेटर आइडिया। समझ रहा हूँ। तो एक नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, एक अप्रोक्सीमेट, मुझे कोई इसमें ऑडिटेड फिगर या वो नहीं चाहिए। ओके, नेटवर्थ तो हमारे सारे एसेट्स जो मिला के उसको मिला के होते हैं। तो मेरे पास मैंने खुद के यूट्यूब की इनकम से 2 घर खरीद लिया, तो वो करोड़ में होंगे दोनों। और अब यूट्यूब चैनल का कितनी नेटवर्थ है वो तो मालूम करना पड़ेगा, मतलब 2, 5, 10 करोड़ मान लूँ मैं। हाँ, आई थिंक आराम से, क्योंकि यूट्यूब की चैनल की वैल्यू आई थिंक बहुत होगी। अगर मैं कोई अच्छे इनसे जैसे कुकू FM या ऐसा किसी से अच्छे से बात करूँ, उसको नेटवर्थ निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू बनी हुई है, 8-9 साल का ब्रांड बना हुआ है सीकेन का। कोई बात नहीं। हाँ, हमें उसका वो इन डेप्थ नहीं जाना। हाँ, लेकिन हाँ, कुल मिला के अगर आज देखा जाए तो एक बहुत छोटे लेवल से आप जो है 9-10 करोड़ की उस पर पहुंच गए, जबकि आपकी उम्र अभी कुल 30 साल है। राइट। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए था ना, वो था मेरा घर। तो मैं एक चौल में रहता था, तो पहले मुझे ना एम्बेरस होता था कई बार, जो कि सही नहीं था मुझे लगता। अभी मैं मैच्योर हो गया तो समझ में आ रहा कि इतना कुछ ऐसी बात नहीं थी, बट एक शर्म से आती थी। चौल में रहते हैं तो अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराने, बताने कि मैं यहाँ रहता हूँ, आ जाओ। तो एक बहुत छोटा सा घर था, बट वहाँ से ही हमेशा से दिखता कि मेरे को अच्छी सोसाइटी में घर लेना है, अपना खुद का घर लेना है। तो वो सपना, आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी भूख थी, मेरा एक डिज़ायर था कि घर लेना है। तो वो मैंने पिछले 2-3 साल में ही यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करके 2-3 साल में अपना पहला घर ले लिया था। उसके बाद फिर और अच्छी सोसाइटी में एक और घर ले लिया, अभी कुछ रिसेंट ही एक साल हो गया, तो वो भी एक अच्छी सोसाइटी में घर ले लिया, और वो मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था। तो वहाँ से एक बोल सकते हैं एक संतुष्टि आई लाइफ में, हाँ जो चाहिए था वो मैंने किया, प्लस बाकी सारी चीज़, अपना बिजनेस, ये सारी चीज़ें तो चली रही है। तो जो आपकी स्कूलिंग थी वो आपने कॉन्वेंट स्कूलिंग से करी है? हाँ, या हाँ। ये चीज़ तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सही करी, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कि आप है ना इंग्लिश बोलते हैं लोग, इंग्लिश से चिढ़ते हैं कई सारे लोग। हिंदी इज़ वेरी गुड, हिंदी में मैं भी हमेशा हिंदी में बात करता हूँ, बट मुझे लगता है इंग्लिश आनी चाहिए एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझने के लिए। अगर हमें ना ग्लोबली इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो आना चाहिए, क्योंकि ना चाहे आपके दोस्त हो चाहे आपके दुश्मन हो, आपको सबसे सीखने आना चाहिए। और यूजुअली मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल लैंग्वेज आप देखोगे तो इंग्लिश है, ज़्यादा मैक्सिमम लोग बोलते हैं। तो आई थिंक इंग्लिश आना चाहिए। जैसे मैं बुक्स भी इतनी सारी पढ़ पाया, क्यों पढ़ पाया? क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से आती थी। इतनी हिंदी बुक्स अवेलेबल थी भी नहीं, अब तो चलो हो रही है, सेल्फ हेल्प बुक का कैटेगरी का नाम बढ़ते जा रहा है तो हिंदी में अवेलेबल हो रही है, बट आई थिंक इंग्लिश आनी चाहिए एटलीस्ट इतना कि आप पढ़ सको, सीख सको, आगे बढ़ सको। तो ये बुक्स, चलो पढ़ने का शौक तुम्हें आ गया, वहाँ से आपने एक अपना शौक डेवलप कर लिया, अपने सीनियर्स ने बताया जैसे भी था। तो इस बुक्स को, रीडिंग की हैबिट और रीडिंग की हैबिट को ही अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना लेना और उसको कन्वर्ट करना, ये आइडिया कैसे क्लिक किया, और मतलब ये आइडिया क्यों? आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ये कितना क्लियर नहीं था कि इससे मोनेटाइज कैसे करूंगा मैं चीज़ों को, बट इतना क्लियर था कि यार अगर अब मैं कुछ वैल्यूबल दूंगा तो उसका आज नहीं तो कल मुझे रिटर्न मिल ही जाएगा, रिटर्न मिलेगा। तो वही था कि वैल्यू देते हैं एंड लेट्स सी, और हुआ भी यही। जब मैंने वैल्यू देना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे एडसेंस से पैसे आते वो समझ में आया। फिर मैंने एफिलिएट करना स्टार्ट किया, तो जैसे एक audible.com आपको पता होगा, ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म है, तो उनका एक एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था।
तो वहाँ से जब मैं एफिलिएट करता था कि यार ये वाली बुक की ऑडियो बुक जाके ले लो, तो उनके $15 कुछ मिलते थे, उससे ही लाखों रुपए आना स्टार्ट हो गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। जब आप कुछ नहीं कमा रहे हो, सडनली आपको 2 लाख के चेक आ रहे हैं, 3 लाख के 6 लाख के चेक आ रहे हैं, तो वो अपने आप यू कैसे होता है ना, आप अच्छी नीयत से जब स्टार्ट करते रहते हो ना, करते रहते हो, एक्शन लेते रहते हो ना, क्योंकि दिमाग में और पैसा कमाना का भी था, ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा कमाना ही नहीं, मैं एकदम बाल ब्रह्मचारी, सिर्फ वैल्यू देना, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं था पैसा भी कमाना है बट वैल्यू देते हुए कमाना है। तो वो रास्ते खुलते गए, खुद ही समझ में आता गया। यूट्यूब पे मालूम पड़ता था अच्छा एफिलिएट से भी कमाते हैं। फिर मैंने अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, तो डिजिटल प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया, तो उससे हमने 1 CR के ऊपर का कर दिया था, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच के, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट था। ये मैं बात कर रहा हूँ 6-7 साल पहले, जब इतना इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट चलते भी नहीं थे। तब हमने ऑलरेडी मैंने हाउ टू फाइंड योर पैशन का कोर्स बनाया, उससे ही हमने कुछ टाइम में 35 लाख कर दिए थे, मतलब। और फिर उसको थोड़ा लॉन्ग रन में 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गए थे। सिर्फ 2 लोग थे, मैं मेरा दोस्त फैसल, हम दोनों ने मिलकर वो डिजिटल कोर्स से कर डाले थे। फिर हमने डिजिटल प्रोडक्ट, हमने बोला कि मेंबरशिप वेबसाइट बनाएंगे, तो हमने फिर एक मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट करी, हमने सर्विस बिजनेस चालू किया। जैसे कि अभी कई सारे, जब मैं एनिमेशन सॉफ्टवेयर से हम बनाते थे, तो उसके कई सारे मेल्स आते थे कि यार ये आपका जो बनाते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, हमें भी बना के दो। तो उसके लिए भी हम लोग ने चार्ज करना स्टार्ट किया था। तो पर मिनट के 5,000 भी लोग देने के लिए तैयार थे, 10,000 भी देने के लिए तैयार थे पर मिनट के। तो उससे भी मैंने लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ जनरेट किया। आई थिंक एक गलती जो मैंने करी अपनी लाइफ से, जो मैं सबको बताना चाहूँगा, वो यही है ना, मोनेटाइजेशन के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक तरीके को ना अच्छे से आपको मोनेटाइज करना आना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेसेस क्रिएट करके। ये सेंस मुझे बहुत बाद में हुआ। बिजनेस तब बड़ा बनता है जब आप बोरिंग स्टफ को बार बार करते हो। ये लेसन भी मुझे थोड़ा लेट समझ में आया। पढ़ा तो मैंने पहले ही था, बट समझ में आने कई बार टाइम लग जाता है। तो यूजुअली हम क्रिएटर्स क्रिएटिव होते हैं, हमें ना एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे पुदकना बहुत पसंद है। मेंढक की तरह हम पुदकते रहते हैं, यहाँ से आ रहे, चलो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। हम 10 चीज़ में हाथ पैर मारते रहते हैं पैसे के लिए, कई बार ऐसा होता है। बट मुझे लगता है ना, एक चीज़ में अगर आपको रिजल्ट मिल गया है, तो उस रिजल्ट को डबल डाउन करो। तो मैंने ये गलती करी, जिसके जैसे मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा नेटवर्क अगर आप बोलो तो उसमें पहुंच सकता था, कि सर्विस बिजनेस को अगर मैंने अच्छे से उसको सिस्टम एंड प्रोसेसेस क्रिएट करके एक टीम क्रिएट कर लेता, उनको हैंड ओवर करता और फिर मैं दूसरी चीज़ पे जाता, तो वो बेटर था। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, विच इज़ नॉट वेरी बैड, क्योंकि सीखने बहुत चीज़ मिली। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये सब थोड़ा टाइम खिंच गया, जो अभी और बहुत जल्दी मिल सकता था। तो ये एक लेसन है। तो जो आपकी सारी सेविंग्स हैं वो आप कहाँ करते हैं? स्टॉक मार्केट में करते हैं? हाँ, ट्रेडिंग में करते हैं? प्रॉपर्टी में करते हैं? गोल्ड में करते हैं? क्या आपका सीक्रेट है जो इन्वेस्टमेंट्स फॉर जीशान है? सो मैंने एक शौक था, इमोशनल डिसीजन। लॉजिकल डिसीजन तो लोग बहुत बार बोलते हैं कि नहीं, सही नहीं होता है घर खरीदना, बट मेरे इमोशनल रीजंस थे, मुझे घर चाहिए था, तो मैंने घर खरीदे। और बाकी इन्वेस्टमेंट तो मैं SIP करता रहता हूँ, सिंपल, क्योंकि मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी है इसके ऊपर। अब अनशेकेबल है, जिसमें टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के सबसे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो हेड फंड मैनेजर्स है, जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड मैनेज करते हैं, वो सब लोगों का क्रक्स उसने अनशेकेबल बुक में डाला है। एक अच्छी बुक है, बट वो बुक का पूरा क्रक्स है ना, उसने 2-3 लाइन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्टॉक मार्केट में घुसना नहीं है, तो एक बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप इंडेक्स फंड में SIP करके इन्वेस्ट करना चालू कर दो। क्योंकि ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर ले लिए गए, और यहाँ पे एवरेज लोगों से तुक्के में कुछ फंड्स कराए गए, तो वो भी कई बार टॉप फंड मैनेजर्स को बीट कर देता था। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि क्या होगा, तो कई बार एक्सपर्ट भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, और SIP में करो, और इंडेक्स फंड में करो। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं, मेरे निफ्टी 50 हो गया, जैसे ये सब चीज़ में हो गया, मेरे SIPs चलते रहते हैं। अब वो SIP को मैं थोड़ा बढ़ाते जा रहा हूँ रेगुलरली। तो अभी तो कितना इन्वेस्टमेंट फंड इकट्ठा कर लिया है? उसमें ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादातर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जो भी हम कमाते थे ना, जो मैंने बताया ना, एक मेंबरशिप वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें 30-40 लाख तो हमने उसके अंदर डाल दिए होंगे। तो जो मैं आ रहा था, हम री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते जा रहे थे। इसमें इतना ज़्यादा हमने किया नहीं हो, बट अभी वो बढ़ाने का गोल है। जैसे कि मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि वो 2 लाख तक का आपका SIP रहेगा तो अच्छा है। तो वो भी मैं उस गोल की तरफ काम कर रहा हूँ। तो जिशान जी, आपने अपना ब्रेन जो था आपने पॉजिटिविटी में लगाया और आपने उसे एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ मूव किया। आप इतनी बुक्स रीड करते हैं, तो आप ये बताइए कि कोई एक लेमैन है या कोई एक बच्चा है 18 से 20 साल का, वो अपने माइंड को रिवायर कैसे करे टू मेक बिग मनी? क्योंकि अभी भी इंडिया में, जो आपने कहा, एक सिस्टम है कि आप इंजीनियरिंग करो, ग्रेजुएशन करो एंड देन गो फॉर अ जॉब। लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि जॉब से आप मल्टी मिलियनेयर नहीं बन सकते अल्टीमेटली। तो वो कैसे उस चीज़ को, उसको अपना माइंड वो कैसे ग्रूम करे कि वो एक प्रोग्रेसिव और बहुत मनी मेकिंग डिसीजंस ले पाए?
राइट, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने खुद ही बोला, वर्ड होता है माइंडसेट। मैक्सिमम लोग का ना माइंडसेट पे प्रॉब्लम है। जैसे कि Exactly. मैं फॉर्चुनेटली मुझे रॉबर्ट कियोसाकी, जो पहली बुक थी जिसने मेरी लाइफ चेंज करी, उनके ऑथर से मिलने का मौका मिला, जो कि मल्टी मिलियनर है। खैर उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का डेट भी है उनके अंदर, बट वो तो उसको यूज करता है, वो तो बोलता है वो मेरा लेवरेज है। पर क्योंकि जिशान, एक हाँ। मैं आपको बीच में पूछ रही हूँ, जो रिच डैड पुअर डैड जो बुक है, हम्म, मैंने जनरली ये वो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन हर बंदा जो भी उसे पढ़ता है ना, हम्म, उसके लिए वो अलग आंसर देती है। हम्म, ऐसा हम्म। क्यों है? लाइक आज आपने पढ़ी, आपने जो चीज आपको अप्रोप्रिएट लगी, आपने उस बुक को उस तरह इंटरप्रेट किया। ऐसे ही जो जैसे मैंने पढ़ी तो मैंने उस चीज को उस तरह इंटरप्रेट किया। राइट राइट एम आई ट्रू कि ऐसा है? क्योंकि वो Right, right. हर बंदे के लिए एक अलग आंसर देती है। Right. मुझे ऐसा लग रहा है जो आप सुनना चाहते हो वो आप अपना उसका वो वर्डिक्ट निकाल लेते हो, जो ये समझना चाहते हैं ये अपना आंसर वहां ढूंढ लेते हैं। राइट, एक्चुअली हर चीज़ का ना एक पर्सपेक्टिव होता है, और हर इंसान अपने अलग जिंदगी के एक्सपीरियंसेस बड़ा हुआ है। आप जैसे बड़े हुए, आप वैसे नहीं बड़े हुए, मैं वैसा नहीं बड़ा हुआ। तो हम सब लोगों की लाइफ में ना एक अलग डायरेक्शन से हम आए हुए हैं, और हम हर चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, यहाँ पे अगर 6 है, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसलिए मुझे 6 दिख रहा है, बट वही चीज़ आप देखोगे तो आपको 9 दिखेगा। समझ रहे हो? तो पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। बात एक ही होती है। कई बार बोलते हैं हमारे जो स्क्रिप्चर्स भी है, जो बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स है, बुक्स है, वो एक ही बात होती है, बट उसको ना लोग अलग अलग तरीके से रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में आपको सब्र करना चाहिए, तो अब बताइए सब्र करने से मतलब क्या है? टू हैव पेशेंस इन लाइफ। हाँ, किस चीज़ के लिए? अगर पेशेंस रखना है, किस चीज़ के लिए पेशेंस? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो पेशेंस का? कि लाइफ जैसे आ रही है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। कोई एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है जब आपने पेशेंस रखा या नहीं रखा में भी? ये सोचो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब आपका मतलब कुछ भी ऐसा नॉर्मल, कुछ प्रेशर नहीं, ऐसे नॉर्मली जब आपने अपनी लाइफ में पेशेंस रखा, सबर रख लिया, चलो सबर है। स्टॉक लिया, वो नहीं बढ़ रहा और लॉस दे रहा है, तो हाँ, तो patience लॉस रखा। में पेशेंस ही रखा। हाँ, अब आप बोलिए। हाँ, वही आपने स्टॉक में गिर रहा था, तो हाँ। आपने तो पेशेंस का मतलब आपको ये समझ में आया कि स्टॉक गिर रहा है, पेशेंस रखो, कल कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। जी जी, जो सब्र वॉरेन रखा। बफेट सभी बोलते हैं कि आप सब्र रखा मैंने। सब्र रखे। आपके लिए कभी पेशेंस का कुछ एग्जाम्पल है? पेशेंस का इन द टाइम ऑफ हार्डशिप्स के भाई, आई शुड कीप फेथ ऑन माय गॉड, ताकि मेरे घर में जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होते रहें। राइट मेरे लिए पेशेंस की डेफिनेशन वो है। राइट। तो लाइन एक ही है। अब हमें ना लाइफ में आपका भी जैसे पेशेंस, हर इंसान अपनी लाइफ में जी के आ रहा है और पेशेंस का मतलब वो अलग समझता है। जैसे कि अगर मैं किसी से झगड़ा करके आ रहा हूँ और मुझे समझ में आया यार गुस्से में बोलना नहीं चाहिए था, यार पेशेंस रख लेना चाहिए था, तो शायद आज रिश्ता बच जाता। तो पेशेंस लाइन एक ही है, बट हमारा डेफिनेशन अलग हो गया है। आपने उसको पैसे के टर्म्स में कर लिया, मैंने उसको रिलेशनशिप में कर लिया, मैम ने भी उसको रिलेशनशिप और लाइफ के पर्सपेक्टिव में कर लिया। तो बात एक ही है, बट अलग अलग एंगल से आके देख रहे तो अलग दिख रही है, वो हमें अलग लग रही है और अलग लेसन लेके जा रहा है। और ऐसा रिच डैड पुअर डैड के साथ ही नहीं है, मैक्सिमम बुक्स, कई सारी बुक्स होती है। The monk who sold his Ferrari. Right. Whenever I read, there is a different meaning coming हाँ, out of it. और है ना एक और रीजन ये होता है क्योंकि हम भी अपनी लाइफ में डेवलप कर रहे होते हैं। तो हम जब मैं था, अब मुझे एसेट एंड लायबिलिटी समझ में आ गया है, तो वो मुझे इतना डोपामिन रश नहीं देगा। लेकिन अब मैं शायद वापस से पढ़ूंगा तो मुझे कोई एक लाइन अलग तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि ऑथर जो है अभी रॉबर्ट कियोसाकी है, उसने तो एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस लेवल उसने लेके बैठा है, उसने अलग ही एक्सपीरियंस लेवल पे वो पूरी बुक को लिखा है, लिखवाया है। तो कई बार हम अपने लेवल से देखते हैं तो अलग दिखता है, ऊपर के लेवल पे आके देखते हैं सेम बात तो अलग दिखती है। वो पर्सपेक्टिव ऐसे भी चेंज होता है, जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते जाते हैं ना, तो चीज़ें बदलते जाती है। तो एक ही लाइन जो हमने बचपन में सीखी होगी उसका मतलब कई बार अलग लग जाता है, और बड़े हो जाते हैं तो अलग लग जाता है। ये तो देखो जिशान है ही है कि जैसे क्लास में 30 40 50 बच्चे होते हैं, मास्टर तो एक ही पढ़ा रहा होता है, डिलीवरी मास्टर की तरफ से तो एक है, लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है, कोई कम समझ पाता है, कोई टॉप कर लेता है, कोई फेल हो जाता है, सही बात है, कोई रट के टॉप कर लेता है और कोई समझ के भी नहीं पढ़ पाता। सही बात है, तो ये तो इट इज एवरीवेयर, राइट। यू कैन नॉट कंपेयर ऑल 5, जैसे वो कहते हैं ना हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अलग होती है। तो यही चीज है, राइट। So Jishan, do you believe in law of attraction for money? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बिलीव ऐसा करता हूँ कि एक साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो वो रास होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि अगर मैंने इस रूम में अगर मैंने आपको बोला कि दोबारा से एक बार हम बोलेंगे, रास रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा इस पे बताओ। हाँ, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा रहता है। और हम ये यहाँ पे क्यों घूम के आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस कुछ पैसा बना पाए। तो हमें मेन आपसे ये सिखाना है ऑडियंस को कि पैसा कैसे बनाना। राइट, आई थिंक पैसा कैसे बनाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है,
मैंने एक चीज़ नोटिस करा, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, आप बिजनेस के बुक्स पढ़ लो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ लो, आप स्टॉक मार्केट के बुक पढ़ लो, कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है जो सेम होता है। जैसे पेशेंस की बात करा जाए, पेशेंस पैसे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में डाला, अगर आप हड़बड़ी कर रहे हो, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वॉरेन बफेट के गुरु है, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी है, उसके अंदर भी वो ये चीज़ सिखाते हैं ना, जब मार्केट ग्रीडी होता है तब आपको पीछे रहना चाहिए, जब Yes. मार्केट डर रहा है तब आपको आगे बढ़ना आगे चाहिए। बढ़ना चाहिए। When market is greedy, you be fearful. Fearful. When market is fearful, you be greedy. राइट। और वो हमेशा पेशेंस के ऊपर, वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ज्यादा वो भी फोकस करते हैं, पेशेंस रखने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं। बिकॉज आप इमोशन के बेसिस पे ट्रेडिंग करोगे तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही लोगे, इमोशन के बेसिस पे मैक्सिमम चीज़ें गलत हो जाती है। अब तो ये पेशेंस की बात इसके लिए भी सही है, रिलेशनशिप के लिए भी। अब रिलेशनशिप के ऊपर भी मैंने बुक्स पढ़ा तो यही है, अगर कोई आपसे कोई बात कर रहा है तो पेशेंस रख के सुनना सीखो। आपको ऊपर वाले ने 2 कान 1 मुंह दिया है तो उतना प्रोपोर्शनली आपको करना चाहिए, ज़्यादा सुनो कम बोलो। तो ये एक अलग लेवल पे बात कर दिया पेशेंस की वैसी। तो यही अलग अलग पर्सपेक्टिव से बातें, कई बार ना प्रिंसिपल सेम होता है बट वो पर्सपेक्टिव अलग अलग चीज़ों का होता है। तो मैं ट्राई करूंगा जितनी भी बातें हो रही है ना, प्रिंसिपल्स वाली बातें करेंगे जो पैसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन जनरल लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली वो क्वेश्चन वही है कि कैसे ट्रेन करें माइंड को कि आपने पैसा अर्न करना है, बिग मनी अर्न करना राइट। है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, सबसे पहली चीज़ है, 2 चीज़ चाहिए आपको पैसे कमाने के लिए। मैक्सिमम लोग ना इन दोनों चीज़ों में पीछे रहते हैं या फिर एक चीज़ में अच्छे होते हैं। एक है माइंडसेट और दूसरा है स्किल्स। माइंडसेट कई बार लोग बुक्स पढ़ लेते हैं, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, कई सारे लोगों से अच्छी अच्छी बातें सीख लिए, माइंडसेट अच्छा बना लिए। अब माइंडसेट में भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि पेशेंस रखना, या फिर आपके पास एक अबंडेंट मेंटालिटी होना, स्कैरसिटी मेंटालिटी ना होना। एक बुक है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक जो बोलती है ना, मैक्सिमम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि वो लोग स्कैरसिटी मेंटालिटी से सोचते हैं। उनको लगता है कि यार हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन था पहले के टाइम पे, खाना ये सब चीज़ें स्कैर्स होती थी, तो अगर हमें मीठा मिल गया तो हम फटाफट खाने लग जाते थे कि कब कल मिले ना मिले। वही मेंटालिटी आज भी होती है। लोग है ना स्कैरसिटी में जीते हैं, उनको लगता है कि पैसा बहुत कम है, अगर वो कमा लेगा तो मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो सोच छोटी रहती है, और सोच छोटी रहती है तो बड़े काम नहीं कर पाते। जैसे कि हम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बड़े लोग काम करते हैं, ये अच्छे लोगों का काम है। बोलते हैं ना छोटे लेवल पे लोग फाइट करते हैं, बड़े लेवल पे लोग कोलैब करते हैं। तो ये माइंडसेट का गेम है, ये एक चीज़ है माइंडसेट की। तो माइंडसेट पे काम करना जरूरी है। और माइंडसेट के लिए जो मुझे सबसे पर्सनली हेल्प करी ये चीज़ ने, वो है बुक्स भी एक ऑल्टरनेटिव था मेंटर्स का, जो मैंने बताना मिस कर दिया था। जो मैंने चीज़ सीखी थी ना, अगर आपको जिंदगी का कोई शॉर्टकट है, वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर कोई शॉर्टकट है तो वो है, अगर जैसे कि मुझे आर्नोल्ड जैसी बॉडी चाहिए तो शॉर्टकट ये है कि मैं उसको मैं अपना गुरु बना लूँ और उससे सीख जाऊँ। तो जो चीज़ शायद मुझे 10 साल लगता करने, वो मुझे 5 साल में करवा देगा, क्योंकि उसने वो पाथ ऑलरेडी चल के रखा है। सो कई बार क्या होता है, आर्नोल्ड मुझे मिल नहीं सकता है, बट एटलीस्ट मैं आर्नोल्ड की बुक टोटल रिकॉल, वो बुक पढ़ सकता हूँ और उसकी ज्ञान ले सकता हूँ। तो बुक्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है रिच लोगों का, रिच माइंडसेट को डाउनलोड करके अपने दिमाग में डालने का। तो आप अपने ही चैनल की कोई एक पर्टिकुलर बुक मेंशन करिए ताकि लोग उसे पढ़े और उन्हें बेनिफिट हो टुवर्ड्स अ एबंडेंस माइंडसेट। आई थिंक माइंडसेट के ऊपर ही मैंने एक बुक बनाई, माइंडसेट जो ये जिसकी मैंने बात किया, स्कैरसिटी अबंडेंट माइंडसेट रहेगा ना तो आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे। एक बहुत ही अच्छी बुक है। क्लासिक बुक्स की मैं एग्जांपल दूंगा, जो कि क्लासिक बुक मैं इसलिए बोलता हूँ, दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो बहुत टाइम से अभी भी रेलेवेंट है। तो जैसे थिंक एंड ग्रो रिच हो गया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हो गया, ये सारी बुक आपके माइंडसेट बहुत अच्छा बना देती है। तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हो, इसकी समरीज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और पहला चीज़ ये माइंडसेट हो गया। अब मैक्सिमम लोग माइंडसेट पे कई बार काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियो देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में, क्योंकि दूसरी चीज़ की कमी है, वो है स्किल्स। उनके अंदर कोई हुनर ही नहीं है, मतलब पोटेंशियल बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी काम कर रहे हैं, बहुत एनर्जी है, लेकिन कहाँ निकाल रहा है, कुछ नहीं निकाल रहा है, यही वही निकाल रहा है, झगड़ा कर रहा है, आई डोंट नो क्या कर रहा है बट वो लोग अपनी एनर्जी निकाल नहीं पा रहे। तो सेकंड चीज़, स्किल्स पे फोकस करो। मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ तभी हासिल करी जब मैंने माइंडसेट को बढ़ाया, बट उसके साथ कंटेंट क्रिएट किया। तो एक इनपुट था और एक आउटपुट था, एक फ्लो था। जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होता रहना चाहिए। अगर एक बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर गंदा हो जाता है, रिवर का पानी पाक होता है, हमारे में भी बोलते हैं, और साफ होता है, उसको पी सकते हो आप, बोलते हो क्यों, क्योंकि वो फ्लो हो रहा है। तो एक फ्लो होना जरूरी है, इनपुट का और आउटपुट का, ज्ञान लेने का और ज्ञान निकालने का। अब वो आप कंटेंट से निकाल सकते हो, आप लिख के निकाल सकते हो, आप किसी को सिखा के निकाल सकते हो, आप अपने अंदर मेंटीज रख सकते हो, उनको सिखा सकते हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ जरूर करो जिससे आपका माइंडसेट भी इंप्रूव होता रहे और आपके स्किल्स भी इंप्रूव होते रहे, तभी आप पैसे कमाओगे। तो ये तो आपने बताया कि एबंडेंस माइंडसेट के टुवर्ड्स कैसे प्रोग्रेस करा जाए। पहले ये कि बुक्स रीड करी जाए, उसके बाद कोई भी जो आपका पैशन है या जो भी आप करना चाहते हो उसकी स्किल्स डेवलप करी जाए। अब एक थर्ड हिंड्रेंस है, दैट हिंड्रेंस इज योर पास्ट।
कई लोग आगे मूव नहीं कर पाते बिकॉज दे आर इनटू द डिप्रेसिंग टेंडेंसीज एंड दे हैव देयर सम कॉम्प्लिकेटेड पास्ट जिसकी वजह से मूव ऑन नहीं कर पाते टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई थिंक ये भी ना माइंडसेट का ही गेम है। माइंडसेट आप बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव मेंटालिटी है, एक नेगेटिव मेंटालिटी है। अब एक ग्लास आधा फुल भी हो सकता है, आधा एम्प्टी भी हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में भी दिया था, आप लोग इस पर क्वेश्चन करता हूँ। एक्चुअली एक हैप्पीनेस एडवांटेज करके बुक है, उसके ऑथर ये है ना, एक्सपेरिमेंट अपने फेलो जिनके साथ इवेंट करते हैं, जो बिजनेस ओनर्स है उनके साथ करते हैं। अगर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप लोग एक बैंक में गए फॉर एग्जाम्पल, और बैंक में रॉबरी होने लग गई, एक रॉबर आया और एक गोली थी उसके पास, और वो एक गोली उसने आपको मार दी और आपके हाथ पे लग गई, तो ये चीज़ अच्छी हुई बुरी हुई? आपको क्या लगता है, अच्छी हुई बुरी? अच्छी हुई। आपको? अच्छी हुई, क्योंकि बाकी सब लोग बच गए और रॉबरी होने से बच गए क्योंकि उसके पास एक ही गोली थी। हाँ, तो ही वाज लेफ्ट विद नथिंग, जिससे कि वो लोगों को डरा सके। हाँ, तो ये आंसर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आप लोगों का माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव है, कि आपके साथ बुरा इवेंट हुआ तो भी आप उसको पॉजिटिवली देख पा रहे हो। अब कई लोग जो नेगेटिव मेंटालिटी में होंगे, बोला अरे क्या यार, एक ही गोली थी, वो भी मेरे को ही लगनी थी, किसी और को मार देता, या कभी आता ही नहीं, शायद मैं किसी और दिन चले जाता। और जो पॉजिटिव वाला होगा ये सोचेगा कि यार एक गोली थी, अच्छा बच गया, मेरे पैर पे लगेंगे, दिल पे लग जाती तो मर जाता, या फिर अच्छा हुआ लग गई, कोई बात नहीं, अब बाकी सारे तो बच गए और पैसा भी बच गया, और मैं शायद न्यूज में भी आ जाऊंगा, अब लोग मुझे छुट्टी भी मिल जाएगी अगर छुट्टी चाहिए थी। मतलब एक ही इवेंट जो होता है वो आपको ना गिरा भी सकता है, आपको उठा भी सकता है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस स्टोरी भी है कि एक आदमी था, एक लड़का, दो लड़के थे। पहला लड़का बहुत गरीब था, उससे पूछे तुम क्यों गरीब हो, तो उसने बोला मैं गरीब हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बाप शराबी था, मेरी माँ अकेले काम करती थी, मेरे घर में बहुत परेशानी थी, खाने पीने के पैसे नहीं थे, हर एक चीज़ नहीं थे, इसलिए मैं ना पढ़ पाया ना कुछ कर पाया, और आज मैं अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हूँ। वहीं उसके दूसरे भाई से पूछा गया कि वो सक्सेसफुल था, वो बोला क्यों सक्सेसफुल हो, तो उसने बोला क्योंकि मेरा बाप शराबी था, मेरी माँ अकेले काम करती थी, घर में पैसे नहीं थे, खाने की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा। इंसिडेंट सेम था दोनों के लिए, बट दूसरा बच्चा अमीर बन गया। तो ये माइंडसेट का गेम है, अब किस तरीके से लेते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें बहुत बताई जाती है कि ऊपर वाले का शुक्र करो, जैसे हो शुक्र करो। अगर जब तक आप जिस जगह पे हो, ये वो एक बिलियनर है ना उनका, ऑपरा विनफ्री भी बोलती है ना, उनकी लाइफ में वो वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल बिलियनर्स बनी थी, ब्लैक होने के बाद भी। वो बोलती है मैं बिलियनर इसलिए बनी क्योंकि मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड था, मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्र करती थी। अगर मेरे जेब में 100 रुपये होता था तो मेरे अंदर वो होता था कि मैं इसको भी दे दूँ किसी को, एक वो मेंटालिटी होती थी। उसने उनको, ग्रैटिट्यूडनेस ने उनको अमीर बनना सिखाया, ऐसा वो बोलती है। तो ये ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि ये आपको अच्छा फील कराता है। व्हेन यू फील गुड, आपके अंदर एनर्जी होती है। अगर मैं आप लोगों को अभी कुछ एकदम गंदी न्यूज़ बता दूँ, खराब, आप लोग एकदम गंदा फील कर रहे हो, आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी ना तो आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। मे भी कोई बिलियनर जा रहा है, आपका अगर एकदम मूड खराब है, आप नेगेटिव स्टेट में एकदम, वो आके भी जाएगा ना, शायद आपके अंदर नहीं, जा यार नहीं बात करनी है, बट वहीं आपका मूड अच्छा रहेगा तो अरे यार हाउ आर यू, माय नेम इज दिस, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन गई, आपने शायद एक बिजनेस डील क्रैक कर ली, जस्ट बिकॉज आपका माइंडसेट तब वो टाइम पे पॉजिटिव था। मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम बहुत नेगेटिव स्टेट में जीते हैं लाइफ को, एक एनर्जी डाउन वाली रहती है, और जो डाउन एनर्जी रहती है ना, वो हमें काम नहीं करने देती है, और जब काम नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से भी मुझे देखना पसंद है कि आप पॉजिटिव स्टेट में रहो ताकि आपकी एनर्जी हाई रहे, और एनर्जी हाई रहेंगे तो हम एक्शंस ले पाएंगे, एक्शंस लेंगे तो यूजुअली ऊपर वाला अच्छा करेगा ही करेगा। तो आपके हिसाब से मतलब मिडिल क्लास होना सही है या पैसे वाला होना सही है टू लाइक अचीव अ गुड सक्सेस? टू बी ऑनेस्ट, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बचपन से। स्कैरेसिटी होना ज़रूरी है ताकि हम उसके लिए मूव करें, या जिसके पास है वो उसको बढ़ाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे को लगता है ना, लाइफ आपने नोटिस किया होगा कई बार, जो जिनके पास स्टार्टिंग से ही सब कुछ होता है, ये एक शायरी भी है ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर आपको हर चीज़ पहले से ही मिल जा रही है तो आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं होगा। इसीलिए कई बार जो बहुत रिच और सक्सेसफुल लोग होते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो कितना सही कितना गलत, वो कई बार गलत चीज़ों में भी ज़्यादा चले जाता है, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड दैट हैप्पीनेस इन समथिंग। हमें ना हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढते हैं हम। जैसे मुझे चाहिए था कि घर मिल जाएगा तो हैप्पीनेस मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे हैप्पीनेस मिली भी, बट ये जो सुपरफिशियल चीज़ों में हैप्पीनेस होती है ना, वो बहुत सुपरफिशियल होती है, वो कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो जर्नी फिर भी हम उसको, जिम कैरी बोलता है कि आई विश जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे बात सुन रहे हैं, हर कोई सक्सेसफुल हो, हर कोई बहुत पैसे कमाए, ताकि उनको रियलाइज हो सके कि दिस वाज नॉट द आंसर। So now do you feel that you are rich after earning? What is the definition of richness for you? I think I have enough. ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि
वो एक पार्टी में गए थे, वो एक ऑथर, उनके साथ एक बंदा था, वो एक बिलियनर की पार्टी में गए, तो उससे उन्होंने पूछा, तो उसने, वो दोस्त ने बताया तो नहीं कितना कमाता है, ये जितना एक हफ्ते में ये बंदा कमा रहा ना उतना तो तूने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया, तू कितना कमा लेता है? तो उसने एक वर्ड बोला आई हैव इनफ। वो आज जितना कमा रहा है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, बट मेरे पास इनफ है। तो मॉर्गन फ्रीमेल का मेरे को ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको हमेशा ना अगेन अपना इनफ पता होना चाहिए ताकि आप सेटिस्फाइड फील कर सको। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रो मत करो ज़िंदगी में, ग्रो करो, बड़ी बड़ी चीज़ें करो, लेकिन इनफ रहेगा तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप ग्रैटिट्यूड वाले स्टेट में रहोगे, वरना आप सिर्फ चेस करते रहोगे। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी बुक है इन द रेल्म ऑफ हंग्री गोस्ट, गैबर मार्टे करके एक डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, जिन्होंने ना वैंकूवर में, जो कि बोलता है यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत ही गंदा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे एडिक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने 20 साल काम किया, और उनके ऊपर रिसर्च में उनके साथ काम करते करते उन्हें रियलाइज हुआ ना कि वही हर इंसान है ना, वही एक चीज़, किसी ना किसी चीज़ के पीछे ना, उनका डेफिनेशन के हिसाब से एडिक्ट का मतलब क्या होता है, वो बोलते हैं एनी शॉर्ट टर्म बिहेवियर दैट गिव्स यू प्लेजर इन शॉर्ट टर्म बट इज ruining यू इन लॉन्ग टर्म इज एन एडिक्शन। और इस डेफिनेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हम सब फिट होता है, हम लोग सही, कोई ना कोई एडिक्शन हम सबको है, चाहे वो कोई गंदी चीज़ का हो। और इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोले नेपोलियन बोनापार्ट की, वो जो एक बहुत बड़ा फाइटर था जिसे सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से देती, इसने बहुत बड़े बड़े काम किया, बहुत सारे लोगों को जंग जीता, फतेह किया उसने, बट उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोला कि यार वो भी नशेड़ी था। बाकी लोग, एक बंदा हीरोइन कर रहा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है और वो उस एडिक्शन, वो प्लेजर के पीछे भाग रहा है, लेकिन नेपोलियन जो प्लेजर के पीछे भाग रहा था वो था पावर, वो था पैसा। उसने एक लैंड एक्वायर कर ली, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसको और चाहिए था, उसको और चाहिए था, उसको और चाहिए था, और इस एडिक्शन की वजह से लाखों लोगों की जान गई, क्योंकि वो और ऐसे तो हम भी बोलते हैं ना, जैसे मुझे स्टॉक मार्केट का नशा है, अब मुझे सोशल मीडिया का है, राइट, तुम्हें बुक रीडिंग का नशा है, राइट, सो वी ऑल आर अंडर ए एडिक्शन, या राइट। उसने यही चीज बोला, इवन गेबर मार्टे ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया, उसने बोला कि वो नाजीज, वो ये है जूइश था, तो नाजी से बचने के लिए उसकी माँ ने गेबर मार्टे को भेज दी थी दूर, कि मेरा बच्चा सेफ रहे, कहीं अमेरिका या कहीं, तो उसने भेज दिया था। तो बचपन से, अच्छा बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े सेल्फिश होते हैं, उनको लगता है ना कि अगर मेरे माँ बाप खुश है तो वो मेरे रीज़न, तो मैं ही रीज़न हूँ, अगर वो सैड है तो भी मैं ही रीज़न हूँ, क्योंकि वो सेल्फिश, उनको लगता है सब चीज़ मेरे वजह से हो रही है। तो जब गेबर मार्टे को भेज दिया गया ना, उनको लगा कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे घर वाले सैड है इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। तो इसीलिए वो गेबर मार्टे एक और बहुत पावरफुल लाइन बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एनी पेरेंट कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन इज देयर ओन हैप्पीनेस। जब तक आप खुद खुश हो ना, आपके बच्चे को लगेगा आप उसकी वजह से खुश हो। और मैक्सिमम बच्चों को ट्रॉमा कई बार ये हो जाता है, अगर माँ बाप के बीच में बहुत झगड़े है, बहुत परेशानी है, ट्रॉमाज है ना, उसको लगेगा उसकी वजह से हो रहा है, और वो भी एक गैप बन जाता है, कई बार वो भी एडिक्शन का रीजन बनता है अकॉर्डिंग टू गेबर मार्टे। खैर वो वाली चीज़ में नहीं जाएंगे, बट हाँ जिस तरीके से आपने बोला, ये चीज़ ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ का एडिक्शन पाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ज़्यादा ही नेगेटिव चले जाते हैं, बट हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। तो वही आंसर इनफ में आता है, आपको अपना इनफ पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आई हैव इनफ राइट नाउ, मैं खुश हूँ। मुझे, मेरे को जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना मेरी लाइफ में, वो था फ्रीडम, हाउस एंड फ्रीडम। राइट, पहला हाउस था, वो तो हो गया। फिर दूसरी चीज़ मैंने पहले भी बोला था, मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है, तो आज मैं फ्री हूँ, आज मैं सुबह उठ रहा हूँ। ये भी अगेन द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बोलते हैं, ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी वेल्थ क्या होती है, द एबिलिटी टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डिसाइड व्हाट वर्क यू हैव टू डू विथ whom एंड हाउ मच टाइम। हर सुबह अगर आप उठ पा रहे हो, क्या काम करना है, किन के साथ करना है, कितनी देर करना है, ये आप डिसाइड कर पा रहे हो, तो आप बहुत रिच हो। क्योंकि कई बार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन सुबह में उनका कंट्रोल नहीं है, वो सुबह उठ रहे हैं किसी और की वजह से, कहीं जा रहे हैं किसी और की वजह से, जिनके ऐसे लोग के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ वो खुश नहीं है, तो वो सच में रिच है। हाँ पैसे से दे आर वेरी रिच, बट दे आर हैप्पी, क्या वो खुश है उस लाइफ से, समझ। तो वो इस तरीके से उन्होंने बोला, और ये मुझे डेफिनेशन काफ़ी पसंद है। तो ये इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं काफ़ी रिच हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरा दोस्त ये बस बताया मेरा बचपन का दोस्त है, उसके साथ काम कर रहा हूँ। मेरा जो पार्टनर है फैसल, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मेरी वाइफ, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। सो इसके ऊपर भी रिसर्च, अगर इसमें डेप्थ में जाएंगे तो ये कि जो लोगों को लगता है ना हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा मिलती है, एक्चुअली हार्वर्ड की स्टडी है, जो ना दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों, मतलब अलग अलग लोग थे, गरीब से लेके अमीर तक, अलग अलग ब्लैक्स वाइट्स, इन लोगों पर रिसर्च करी गई। देखा गया कि कौन लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं ज़िंदगी में, कंटेंट फील करते हैं या ज़्यादा ज़िंदगी जी पाते हैं। तो उनको लगा था कि यार पैसा होगा, फेम होगा, नाम होगा, इज्जत होगी, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा जीने में हेल्प करती है। बट रिसर्च से ये मालूम पड़ा ना,
सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई चीज़ है तो वो है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। वो लोग ज़्यादा जीते हैं, खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, कम जिनके अच्छे मीनिंगफुल रिलेशनशिप है लाइफ में, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। और जिनके नहीं रहते हैं ना, वो भले से प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके रिसर्च में एक प्रेसिडेंट भी बना, अमेरिका का प्रेसिडेंट, बट वो इतने खुश नहीं थे, वो कई बार जल्दी मर भी गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक लाइफ में। तो ईशान, कितनी, अब जैसे तुमने 800,000 किताब पढ़ ली हैं, तो तुम्हारे तो पूरा कमरा भर के किताबें होंगी तुम्हारे पास। नहीं, आई थिंक मेरा ना ऑडियो बुक ज्यादा सुनता हूँ मैं। अच्छा, ऑडियो बुक। हाँ, मैं ज्यादा, मेरे पास बुक्स है बट टू बी ऑनेस्ट मैं ऑडियो बुक ज्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेंड आजकल पॉडकास्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ से वहां जाना है, ट्रैवल करना है, तो कान में लगा लो, सुनते बैठो, तो वो इट्स ईजियर। मुझे लगता है ना, ज्ञान लेना ऐसे बेस्ट सोर्स है कि रीड करो, उसमें आप ज्यादा अटेंशन देते हो, ज्यादा एफर्ट जाता है, बट वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट ऑडियो बुक सुन लो। जैसे कि बेस्ट ये है कि आप जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट घर पे तो कुछ एक्सरसाइज कर लो, तो मेरे हिसाब से वो घर पे एक्सरसाइज मेरे लिए ऑडियो बुक है, तो वैसा मैं सुन के मेंटर्स की बातें सीखता रहता हूँ ऐसा। जिशान, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इंजीनियरिंग गलत करी, आपने आपको तो ना लिटरेचर में पीएचडी कर लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसको अल्टीमेटली आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही कर रहे हो, यू स्विच्ड योर कंप्लीट थिंग टू लिटरेचर ओनली, राइट। इट्स आई थिंक चल रहा है अपना। अच्छी आज की बात ये है ना कि अभी जो मैं फील्ड में हूँ स्पेशली, जैसे मैं, तो ये फील्ड में अभी तक तो इतनी डिग्री की नीड नहीं है। कंटेंट क्रिएटर कोई भी बन सकता है, ये कंटेंट क्रिएशन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है कि आपकी क्या एज है, आपका क्या सेक्स है, आप कौन से रिलीजन के हो, आप कौन से कम्युनिटी के हो, फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आप बनना स्टार्ट कर सकते हो, तो बैरियर नहीं है। तो ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं तो मोटिवेट करूँ आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करो, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उससे करते रहो, और साइड में अगर आपको अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए डिग्री ये सब चाहिए तो लेते रह सकते हो। जिशान, जैसे आपसे बात हुई, आपने कहा आप कंटेंटेड हो बिकॉज यू हैव गुड मीनिंगफुल रिलेशन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। एक मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर Obviously. आपकी एक पैसिव इनकम आ रही है जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो कि आपकी डेली नीड्स फुलफिल हो रही हैं एंड यू आर मेंटेनिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट होम, तो आप बाकी रिलेशंस भी आपके कोऑर्डिनेशन में चलते रहते हैं, करेक्ट? सो आपका जो ये कंटेंट क्रिएशन है उससे आप कितनी पैसिव इनकम कर पा रहे हो? मतलब मान लीजिए अगर अभी आप कोई काम नहीं करते 1 मंथ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो अभी आपके घर कितना पैसा आएगा? अल्टीमेटली मनी इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, आई थिंक एक कोई भी गुड लाइफ के ना, ये सेनेका ने बोला है या एंशिएंट फिलोसोफर थे, सोक्रेटिस का आई थिंक सो है कि कोई भी सर आप मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने रिच डैड पुअर डैड, पापा, आप खुद एक चलती फिरती किताब, पापा, दूसरे के पापा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। देखो बुक्स क्या है ना, एक बुक्स में यूजुअली लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस डाल देते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी, फिर ग्रेजुएशन करी, एमबीए करी, वैसे मैं पीएचडी भी हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ सकता। इट्स ओके, बट आई टेल यू वन थिंग, हाँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कहीं को रिसर्च करनी है, कहीं को, तो ही कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन। राइट, एग्जैक्टली। बुक्स जरूरी नहीं, मेरे हिसाब से बुक पढ़ना चाहिए आइडियली, बट आप मेंटर से सीखते होंगे, आप किसी ना किसी से आपने सीखा होगा, किसी ना किसी से, या फिर आपने सब एक्सपीरियंस के बेस पे सीखा। अगर आपने सब एक्सपीरियंस के बेस पे सीखा है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो आप खुद एक कई सारी किताबें लिख सकते हो, तो आप खुद ऑथर हो। आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आप लेसन्स दे सकते हो लोगों को, जो लोग सीख सकते हैं, क्योंकि लोग सब, हर कोई आपसे मिल के बात नहीं कर सकता है, बट अगर आप बुक लिख दोगे, इसीलिए तो लोग, बुक है ना एक ऐसी चीज़ है जो सालों साल चलती है। लेगेसी छोड़ने के लिए लोग कई बार बुक्स लिखते हैं, क्योंकि वीडियोस भी आएंगे जाएंगे, वो एक ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो लोग सर्च करके बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन किताब अगर आपकी वायरल हो गई तो शायद से 100 साल बाद भी आपके लोग किताब पढ़ेंगे और आपके बारे में जानेंगे, आप कौन थे, आपने कैसे चीज़ें की, कैसे आपने अपने स्ट्रगल टाइम पे भी अपने आप को बढ़ाया, और वो कई लोगों के लिए मोटिवेशन होगा जिससे वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए किताबें मुझे बहुत पावरफुल लगती है। द रीजन वी स्टडी हिस्ट्री बेसिकली टू लर्न द मिस्टेक्स। या एग्जैक्टली, वॉरेन बफेट का ही कोट है कि आपको मिस्टेक से सीखना चाहिए, बट नोबडी सेज कि वो आपकी होनी चाहिए, आप दूसरों की मिस्टेक से भी सीख सकते हो, वही स्मार्टनेस होती है। मेरा ना जैसे एक टाइम आ गया था, अभी मैंने थोड़ा ऑफिस से बढ़ा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे, देखो एक चीज़ होती है ना, पैसिव 100% पैसिव इनकम कुछ नहीं होता, मुझे लगता है ये एक मिथ है। आप सिर्फ बैठे और पैसे नहीं आते रहेंगे, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर आपकी भले से प्रॉपर्टी है, आपको किसी को तो लगाना पड़ेगा और उससे आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, पैसे भेजा कि नहीं भेजा, एक टाइम देना पड़ता है। आइडियली पैसिव इनकम ये कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अचीव कर सको। तो उसके लिए आई थिंक सो जो मैंने काइंड ऑफ अचीव कर लिया था वो यही था पैसिव इनकम की। मुझे हार्डली 2 से 3 घंटे देने पड़ते थे हफ्ते के सीकेन चैनल पे, और उससे मुझे अराउंड 6 फिगर, मतलब लाखों में आ जाता था, कभी 4 लाख 5 लाख ऐसे आ जाता था, सिर्फ हफ्ते के 2 घंटे इन्वेस्ट करके, क्योंकि बाकी सारे काम मैंने डेलीगेट करके रखे थे। तो स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, एडिटिंग हो गया, अपलोडिंग हो गया, तो सारे काम कोई और करता था,
तो ये आप बोल सकते हो मेरे लिए काइंड ऑफ ये अचीवमेंट था। अब मैंने वापस से सीकेन पे ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है ना स्क्रिप्ट ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा डेलीगेट नहीं कर सकते हो, वरना वो आपका फील खत्म हो जाता है। वो फिर वो आपकी जो यूएसपी है जिसपे जो मेनली लोग सुनना चाहते हैं वो गड़बड़ हो जाएगी। राइट। और बाकी मेरा घर है रेंट पे, कुछ हमारे घर है तो उससे भी अराउंड 50,000 के ऊपर उससे आ जाता है। अलग अलग घर है, रेंटल्स आ जाते हैं, तो वो भी एक पैसिव इनकम है। मतलब ठीक ठाक है, गांव में भी कुछ जमीन है उससे भी थोड़ी बहुत इनकम आती रहती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऐसा कि लाखों रुपए तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी लाखों रुपए तो आराम से मेरे को आते रहेंगे। हाँ, तो दैट इज वन थिंग कि एक तरफ से आप निश्चिंत हैं कि मुझे एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर की मुझे कोई फिक्र नहीं है। राइट। द वे ऑफ सुपीरियर मैन करके एक बुक है, उसके अंदर ना ऑथर बताते हैं ना एक सबसे सुपीरियर इंसान कौन होता है, मतलब मैन, जो थॉमस एडिसन भी थे काइंड ऑफ, कि एक टाइम था जब उनकी फैक्ट्री जल रही थी तो वो फैक्ट्री को देख के हंस रहे थे। उनका बेटा पूछा क्या हो गया पागल, मतलब कुछ इशू हो गया है क्या उनका, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, देख ऐसा नज़ारा देखो वापस से कभी नहीं देखने मिलेगा। तो बोले डैडी ये क्या बोल रहे हो, ये कोई एंजॉय करने का टाइम थोड़ी ना है, आपकी सारी मेहनत, इतना सारा आपने मुशक्कत, सालों से एक फैक्ट्री बनाया, तो वो जल रही है। मुझे लगा कह रहे हैं फैक्ट्री चल रही है। नहीं, फैक्ट्री क्या हुआ था, फैक्ट्री इज ऑन फायर। हाँ, फैक्ट्री में थॉमस एडिसन के फैक्ट्री में आग लग गई। अच्छा, ठीक है, और वो खतरनाक आग लग गई, तो वो देख के उसको हंस रहे थे। तो बच्चे ने पूछा आप हंस रहे क्यों, बोला कि यार, थॉमस एडिसन ने बोला कि देख बहुत अच्छा नज़ारा है, ऐसा कभी ऑफिस से इतनी बड़ी फैक्ट्री आग लगते हुए तुझे देखने नहीं मिलेगी। तो उसने बोला ये कोई खुश होने वाली बात थोड़ी ना है। तो थॉमस एडिसन ने बोला कि देख मेरी जितनी भी गलतियां मैंने आज तक किया था ना सब इसके अंदर जल जाएगी, कल से मैं वापस से स्टार्ट करूंगा और इससे बेटर कुछ अपन क्रिएट करेंगे। द वे ऑफ सुपीरियर मैन में ना, और ये एंड्रयू कार्नेगी आपने एक बिलियनर थे अपने टाइम के, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द यूएस थे, जिनके स्टील के रेलवेज ये सारी चीज़ें चलती थी। वो भी बोलते थे कि गिव मी इनफ टाइम एंड गुड पीपल, आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, सारा पैसा नाम इज्जत सब कुछ ले लो, सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अच्छे लोग दे दो, मैं मिलकर वापस से बिल्ड कर लूंगा। और तो बोलते हैं ऐसे लोग होते हैं सुपीरियर मैन, जिनको ना अपने ऊपर भरोसा होता है कि कल को मेरे साथ सब कुछ ले लो फिर भी मैं बना लूंगा। वो एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और वो एटीट्यूड मैं बिलीव करता हूँ अपने ऊपर कि मैं भी कर लूंगा, कल को मेरे साथ सारा मेरा चैनल ले लो, सब कुछ ले लो, थोड़ा टाइम दे देना, कुछ अच्छे लोग दे देना, मिलके हम लोग वापस बिल्ड कर लेंगे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू, क्योंकि देखो आप कई सारे लोग हैं, जैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प भी हो गया, एक टाइम था वो बोलते थे, वो हंसते थे कि जो फकीर दिख रहा है ना फकीर, वो मेरे से $5 बिलियन ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास तो शायद कुछ भी नहीं है, जीरो है, बट मैं $5 बिलियन के डेट में हूँ। तो वो उससे ज़्यादा गरीब, बोलते मैं फकीर से भी गरीब हूँ, लेकिन वो बंदे में दम था कि वो वापिस से बना लेगा। ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सुपीरियर मैन इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा होता है, ना कि किसी एक चीज़ पे कि बस ये इसके वजह से मैं हूँ, शायद वो कोई बिजनेस हो या कोई एक चीज़, उनकी वजह से नहीं, वो खुद की वजह से। और ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मैसेज है, गैरी वेनरचक भी ये चीज़ बोलते हैं सोशल मीडिया को लेके। कई बार हम अपने सोशल मीडिया को अपने फॉलोअर्स के बेसिस पर अपने आप को जज करते हैं, नहीं करना चाहिए। जस्ट वो बोलते हैं मेरी वीडियोस पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, इस चीज़ से मेरा वर्थ डिफाइन नहीं होता, मेरा वर्थ मुझसे है। मैं तो 100 वीडियोस बना लूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, वहाँ पे, कल आज इंस्टाग्राम है, कल शायद ना रहे, फिर भी मैं रहूंगा। यूट्यूब आज है, कल ना रहे, फिर भी मैं रहूंगा। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना अपने ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रहेगा तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये चीज़ मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं होप करूंगा कि मैं ऐसे ही इंसान बन के रहूँ कि यार जो भी है ठीक है, बट हम वापिस से बना के क्रिएट कर सकते हैं कुछ। तो कुल मिला के मतलब जिशान से हम लोगों ने पिछले इस चर्चा में, जो भी पिछले 1 घंटे की इस चर्चा में, ये समझा कि पॉजिटिव रहना और नई चीज़ों का मेरे ख्याल से अपने अंदर एक गेट खुला रखना कि नई चीज़ें आ सकें, क्योंकि आप इतनी किताबें पढ़ते हैं तो यू आर मतलब एक्सेप्टिंग द न्यू थिंग्स। हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नया कंसेप्ट, हर रोज एक नई पॉजिटिविटी को ले पाना, ये भी अपने आप में हर किसी के बस की बात नहीं है। राइट। तो कुल मिला के बात क्या है कि किसी भी कामयाब आदमी को अगर कामयाब होना है या बड़ा बनना है या पैसा कमाना है, तो दोस्तों पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अपने पास रखनी पड़ेगी। बातें हैं, बातें कभी ख़त्म नहीं होगी, हम और 4 घंटे भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करें तो वो कंक्लूजन यही है कि एक्सेप्टेबिलिटी एंड बीइंग पॉजिटिव, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कामयाबी का। एम आई राइट? आई थिंक सीखते रहना, अडेप्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिचुएशन के हिसाब से। प्लस मेंटर से सीखो, आप
जितना आप है ना दूसरों के ज्ञान लेके अप्लाई करोगे उतना बेटर है आपके लिए लॉन्ग रन में। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि अपनी लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम किसी ना किसी ने फेस करके रखा है, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, बट वो प्रॉब्लम फेस किया है और उसका सोल्यूशन उसने लिखा है, या तो उसकी लाइफ में है या तो उसने किसी बुक में लिखा है। तो आप बुक पढ़ोगे तो वो समझ में आता रहता है। तो चेंज से कभी डरो मत, यूजुअली मुझे ऐसा लगता है। और चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट बोलते हैं ना, तो उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि अभी हम जिस डे एंड एरा में रह रहा है, चेंजेस आर वेरी फास्ट। आज को एक बंदा फटता है, कल कम हो गया, फटता है, ऊंच नीच। मतलब मैंने 8-9 साल के एक्सपीरियंस में कंटेंट क्रिएशन में ये नोटिस किया हूँ, आपको अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहेंगे, बट सर्वाइव। और स्टॉक मार्केट में भी सेम है। ईशान, मेरी तो अपनी लाइफ जो है चेंज से भरी हुई है। हाँ जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब मैं फैक्ट्री जाने लगा, हाँ, और मुझे ऐसा लगता था कि इस फैक्ट्री को ही मैं काम को इतना बढ़ाऊंगा कि मेरी कई जनरेशन इसमें कर लिया। निकल जाएंगी। पता लगा 20 साल काम करने के बाद वो प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया। जैसे कि आज ये माइक चल रहा है, कल हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए कि हमने यहाँ लगा रखा है, राइट, इसकी जरूरत ही कल ना हो पड़े। सकता है कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जैसे एक जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो कैसेट थी, फिर सीडी आ गई, फिर Right. पेन ड्राइव आ गई, रातों रात अब यूट्यूब आ गया, फिर स्पॉटिफाई आ गया। राइट तो ये राइट। बिजनेस सारे बीच वाले खत्म होते जा रहे हैं ना। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो तो हमारा भी काम ऐसे ही था, हम सोचते थे, फिर हम स्टॉक मार्केट में आ गए, बीच में हम बिल्डर भी बन गए, हम उन्हें होटल भी खोल लिया, हमने कई रेस्टोरेंट चेन्स भी खोल ली, अब हम कंटेंट में आ गए। हाँ हाँ, सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज एंड कीप ऑन मूविंग। जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिले उस साइड पे अपने आप को इम्प्रूव करते हो। आप यहाँ पे बैठे हो, आप सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आपने कई सारे जी है, पेशेंस, वो लाइफ में प्रॉब्लम्स, लेकिन आप अभी भी हो वो सुपीरियर मैन वाली क्वालिटी, क्योंकि आपके अपने ऊपर भरोसा होगा। क्योंकि अगर आप हार मान लेते हैं, मैं गोली यहाँ खा के कह रहा हूँ ना कि ये अच्छी बात है कि यहाँ गोली लग गई। हाँ यहाँ पे भी लग सकती है, शायद रहते ही नहीं। तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगर लेके जाओ तो वो लोग उसकी एक चीज में बहुत अच्छी है, ग्रेटिट्यूड। कुछ नहीं, एटलीस्ट सांस तो ले रहे ना यार। कितने लोग ये सांस भी नहीं ले पाते हैं। हाथ पैर तो है ना, काम कर लेंगे। अरे सांस के लिए हम थैंकफुल नहीं है, ये मैंने देखा है, लोग एक एक सांस लेने के लिए 3-3, 5-5 लाख लेके खड़े थे कोविड टाइम में। राइट। और लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था। राइट राइट। हमारे खुद के कई जानने वाले लोग मर गए बेचारे, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो वही जो चीज बोलते हैं ना, मछली को पता नहीं होता है पानी की अहमियत क्या है, जब उसको पानी से निकालते हैं तब उसका अहमियत मालूम पड़ती है। हम अपना नाक अगर 2 मिनट के लिए बंद कर लें, नाक मुंह सांस ना ले, तब हमको ऑक्सीजन की वैल्यू मालूम पड़ेगी। और फिर हमें लगेगा यार सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो तो फ्री में मिलती जा रही है हमें जी, तो क्यों उसके लिए हम खुश क्यों नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा ये वो फिलोसॉफिकल जा रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट ये सक्सेस के लिए और पैसे के लिए बहुत जरूरी है। तो जिशान, आपने जैसे आपकी जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन से रही और आपने इसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी आप मिलते रहे हैं, तो डू यू थिंक पीपल चेंज व्हेन मनी कम्स टू देम? मेरे को ऐसा लगता है ना, आपके डीप डाउन अंदर आप एक टाइप के इंसान होते हो। चेंज अगर आपके अंदर, आपको चेंज होना तो होते हो, कई लोग के अंदर वो रहता है, जैसे एक अंदर एक है जलन या फिर जो भी एक नेगेटिविटी है किसी को लेके। तो आपको ऐसा कभी फील हुआ कि जो लोग पहले आपसे, जब आपके पास मनी नहीं था, द वे दे यूज्ड टू स्पीक, नाउ दे हैव लाइक वेरी गुड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यू व्हेन यू आर हैविंग मनी? राइट, एग्जैक्टली। और होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ होता है। कुछ लोग जो पहले अच्छे थे वो बुरे हो गए, या कुछ लोग बुरे थे वो अभी ज्यादा अच्छे से रहते हैं। कई लोग ऐसा भी होता है, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी मिलते हैं जो पहले मतलब मेरे साथ मतलब बात करना है तो एकदम बहुत अलग लेवल से आते थे और ऐसा करते थे। आज मतलब सडनली अगर उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए तो उनका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है, बट इट्स, वो ये नहीं समझते, इट्स वेरी सुपरफिशियल। वो आएगा जाएगा। फिर तो वक्त ना लोगों को हम्बल बना देता है। जितने भी लोग होते हैं ना जो सक्सेसफुल सुपर, वो लोग हम्बल भी बहुत होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अच्छा टाइम भी आता है तो बुरा वक्त भी आता ही है। ये नवल रविकांत बोलते हैं हमेशा। लोग है ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के पीछे भी वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा नहीं भागने का। हैप्पीनेस, क्योंकि जब भी आप हैप्पीनेस के पीछे बहुत भागोगे तो बुरा भी लगेगा ही। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ हंस लो, फिर एक टाइम में फिर बहुत रोना भी आता है। लेकिन आप कंटेंट रहना सीखते हो ना, कि संतुष्टि, उसको चेस करने बोलते हैं नवल रविकांत, क्योंकि उसमें आप कंटेंट रहते हो, जो हमारे ईश्वर ने दिया, बहुत अच्छा दिया। राइट राइट। वो एक कंटेंटनेस होना चाहिए, तो वो आपको लाइफ में ओवरऑल हैप्पी रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा। जैसे अभी मैं कई सारे डॉक्टर्स, इन लोगों के साथ भी पॉडकास्ट करता रहता हूँ, वो भी ये चीज़ बताते हैं कि यार ये जो हम बातें कर रहे हैं ना वो सब हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड लोग कई बार अपनी पूरी हेल्थ को बैंड बजा लेते हैं, पूरी हेल्थ खराब हो जाती है, फिर सारे पैसे कुछ काम नहीं आते। तो डॉक्टर्स भी ये चीज़ रिकमेंड, हेल्थ भी रखो। मतलब बोला 4 चीज़ें हैं अच्छी लाइफ के, 4 चीज़ें, और आई थिंक वो चारों चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ में अपनी हेल्थ है, वेल्थ में पैसे की बात जो हम सब कर रहे हैं, रिलेशनशिप लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके संबंध कैसे हैं लोगों के साथ, वो नहीं रहेंगे ना तो आपको बीमारियां होगी, आप लोनली फील करोगे और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी आप मर जाओगे। और ये चीज़ डॉक्टर ने एग्जांपल दिया कि जो जानवर भी होते हैं
अगर आपने कई सारे देखा होगा, जब जानवर को भी अकेले रख दिया जाता है, अकेले रखते नहीं है, उनके साथ कपल होते हैं, 2-3 रखते हैं। अगर चीता भी रख रहे हैं तो 2-3 रहते हैं, एक अकेला रख देंगे तो वो अकेलेपन में मर जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल जानवर भी जब अकेलेपन से इतना शिकार होते हैं, तो हम तो हाईली डिपेंडेबल क्रिएचर्स है, हम इतना कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, बाकी जानवर नहीं कर पाते जिस लेवल पे हम कम्युनिकेट कर रहा है। ये सब चीज बताता है कि हम में और नीड है एक दूसरे की, वी आर इंटरडिपेंडेंट। यही एक वजह है कि जो लोग यहाँ से विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, 20 साल बाद उन्हें देश की याद आ जाती है, डिप्रेस हो क्योंकि जाता है। वहां पे वो डिप्रेशन में जीने लग जाते हैं कि उनके पास कोई बात करने को नहीं राइट, होता। पैसा आ जाता है शाम को हाँ। 7 बजे के बाद वो जो यारों के साथ समोसा खाना, चाय पीना और गपशप लगाना जो यहाँ इंडिया में है, वो बहुत वो वहां important पे मिसिंग है। तो वो लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो लोग वापस आ जाते हैं, राइट। और पैसा कमाने के बाद भी वापस आ जाते हैं। वो एक सोशल अप्रूवल हम सबको चाहिए। Yes. वो सोशल अप्रूवल जब अगर अपनी फैमिली है, अपने सब लोग हैं, माँ बाप है, दोस्त है, तो वो सोशल अप्रूवल हमको उनसे ही मिलता रहता है। लेकिन जब अपने आपको कट ऑफ, आजकल का ट्रेंड ऐसा चला, हम अपने आपको कट ऑफ करने लग गए फैमिली से, अकेले रहना है, साथ में नहीं रहना है, इसको भी नहीं रखना, इसको भी नहीं रखना। हम अपने आप को बहुत अकेले करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है अकेले रहेंगे तो खुशी आएगी। प्रॉब्लम्स हमें लगता है सब दूसरों में, बट ना वो अकेलेपन, आपको पता ही होगा, लोनलीनेस सबसे बड़ा कॉज हो जाता है डिप्रेशन का, मेंटल इश्यूज का, जिसके वजह से फिर सुसाइडल थॉट्स, और लोग फिर कुत्ता बिल्ली के साथ रहते हैं। मतलब वेस्टर्न की हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ, तो कैसे वो लोग बहुत ज़्यादा फिर जानवरों के साथ रहते हैं और फिर अकेले ही रह जाते हैं और जल्दी मर भी जाता है। तो वो सब चीज़ ही बता रहा था, सोशल, ये जो आपने बताया ना, दोस्ती यारी रहना, वो सब चीज़ हमें लगता है कि कुछ नहीं है, बट वो होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि पूरा टाइम आप 24 घंटे दोस्तों यारों के साथ टाइम पास करते बैठो, बट एक होना चाहिए। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ना, हर हफ्ते में 1-2 बार आपका बोला जाता है कि 2 बार तो एटलीस्ट आपको अपने दोस्तों का चिल आउट करने मिलना चाहिए। Like we're happy sitting together या दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि यही सारी बातें तो याद आएगी। वो नॉस्टैल्जिया कॉमेडियन बोलता है ना। तो दोस्तों, आज बहुत कुछ सीखा समझा जिशान भाई से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक रे ऑफ पॉजिटिविटी आप लोगों में भी आएगी। थोड़ा हटके था ये पॉडकास्ट, क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण था, ज्ञान से भरा हुआ था। कई बातें इनकी जो इन्होंने नाम लिए बुक्स के, ऑथर्स के, वो मेरे तो सिर से ऊपर निकल गए शायद आप लोगों को, लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी नोट के साथ दोस्तों धन्यवाद देते हैं आज जिशान जी का, कि बहुत बहुत शुक्रिया जिशान, आप आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू हैव टेकन योर टाइम थैंक फॉर अस एंड आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच। और सर का खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक आप इनसे सीखते रहोगे, तो ये अपने आप में, मैंने बोला, चलती फिरती किताब है। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वही हमारी नॉलेज होती है, वो आप ज्ञान देते रहेंगे तो आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे। तो दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.